तो योगी जी की जो राजनीति है, ये जो गंगा जमुनी तहजीब की राजनीति थी, उससे बहुत आगे ले गए। और इससे बड़ा फ्रॉड इस देश में कोई नहीं हुआ, ये गंगा जमुनी तहजीब की बात। ये फ्रॉड है निश्चित रूप से। इस्लाम इस तरह की चीज़ को मानता ही नहीं। मैं तो कई बार आप ही के प्रोग्राम में डॉक्टर अंबेडकर को कोट कर चुका हूँ कि इस्लाम का जो भाईचारा है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं है, वो क्लोज कॉरपोरेशन है, उनके लिए, अपने लोगों के लिए है। दूसरी बात, अगर गंगा जमुनी तहजीब थी इस देश में तो देश का बंटवारा क्यों हुआ? उस हालत में तो देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था जी। और उसके अलावा 550 साल क्यों अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को लड़ाई लड़नी पड़ी? राम से बड़ा आराध्य, मर्यादा पुरुषोत्तम और कौन है भारत की संस्कृति में? उनका मंदिर, सवाल पूछा गया कि बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। अशोक सिंघल ने कहा कि यही जन्म स्थान है, तो कहा कि क्या अशोक सिंघल दाई थे? इस तरह की बात किसी भी मजहब के आराध्य के बारे में आप बोलने की सोच भी नहीं सकते। बोलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये सब बातें बोली गई, इनका समर्थन किया गया। योगी जी ने इस सब को खत्म कर दिया कि जो हम सोचते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम कमरे में, बंद कमरे में जाकर ये बोलेंगे और जब मंच पर आएंगे तो दूसरी बात बोलेंगे। तो उनकी राजनीति में जो अंदर बोल रहे हैं वही बाहर बोल रहे हैं। तो आपको समर्थन करना हो तो कीजिए, नहीं करना हो मत कीजिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो वोट मिलेगा कि नहीं ये सोचकर बोलें, इससे कहीं राजनीतिक नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये सब सोचकर वो नहीं बोलते। उनका जो कन्विक्शन है, जिस पर उनकी निष्ठा है, जिस पर उनका भरोसा है, सनातन संस्कृति, उसके बारे में बोल रहे हैं। नुकसान का तो सवाल ही नहीं है। ये तो अखिलेश यादव तभी तो बोल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि आपने महाकुंभ की जगह का भी पॉलिटिकल इस्तेमाल कर लिया अपने फायदे के लिए, ये हिंदू करने के लिए। ये खिसियाहट है भाई। आपको महाकुंभ में जाने और उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने से किसने रोका है? उनका नुकसान हो जाएगा ना। आप पूरी समाजवादी पार्टी को लेकर जाइए, तो आप में हिम्मत नहीं है। तो वही है कि आप में जो करने की हिम्मत नहीं है, कोई दूसरा कर रहा है तो उसमें वैसे अखिलेश यादव ऐसी गलती नहीं करते। बोलने में ठीक, बयान देने में वो मतलब उनका ठीक है, वो विट भी है उनके पास और बढ़िया से अपनी बात निकाल लेते हैं। आज ये गलती कर गए। उन्होंने कहा कि हम में से इतने लोग हैं, हम तो मन से श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, और हम में से कितने लोग गंगा नहाए होंगे, हमने तो कभी तस्वीर नहीं डाली। अभी 4 दिन पहले डाली थी तस्वीर, खुद ही डाली थी, और बताया भी नहीं कहा नहाए। बताया भी करते रहे, और वो बोल गए कि देखिए हम भी गंगा नहाते हैं, हम तो तस्वीर नहीं बोले थे हरिद्वार में। अच्छा, अब बोले गंगा तो गंगा है, हरिद्वार में नहाए। यहाँ ट्वीट में नहीं लिखा था, उसमें मेंशन नहीं किया था, बाद में पता चल गया। उनके चाचा जी शायद नहीं रहे, उनके अंतिम क्रियाओं के लिए वहां पर गए थे, तो स्नान उन्होंने किया, अस्थि विसर्जन के लिए गए थे। बट लोग ये कह रहे हैं, मैं जब से आज ये सब कंट्रोवर्सी हुई है तो कमेंट्स आप पढ़िए लोगों के, तो उसमें लोग बार बार उनको याद दिला रहे हैं कि अच्छा, तो सैफई में आप लोग क्या करते थे? सैफई महोत्सव जब आप करते थे तो उस वहां वो किस चीज के लिए वो किया जाता था? करोड़ों रुपए आप खर्चते थे, सारी सरकार वहां जाकर के बैठ जाती थी 2-3। और आपका कन्विक्शन था, तो अब क्यों नहीं हो रहा है 8 साल से? अच्छा, आप वो भी बंद कर दिया उन्होंने, सैफई महोत्सव भी बंद कर दिया। फिर दूसरा, अच्छा ये मजेदार बात है, इस महाकुंभ में सर जो कुंभ में जगह स्थान दी जाती है, कुछ समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। उसके लिए उन्होंने जमीन मांगी, उनको जगह वहां पर दे दी गई, जैसे लोगों को देते हैं वहां। और वहां उन्होंने मुलायम सिंह जी की 3 फीट की मूर्ति लगाई है। उसके मूर्ति के अनावरण के लिए भी अखिलेश जी नहीं गए कुंभ में, वो भी माता प्रसाद पांडे को भेजा था उन्होंने, नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो गए, उन्होंने जाकर मूर्ति का अनावरण किया, और उस पर बोले भी कुछ नहीं अभी तक अखिलेश यादव, कोई ट्वीट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया कि कुंभ में हमारे पिताजी की मूर्ति क्यों लगी हुई, कुंभ क्यों नहीं जा रहे? डर है कि मुसलमान वोट बैंक छिटक जाएगा। डर है, बिल्कुल छिटक जाएगा सर, बिल्कुल छिटक जाएगा। मैंने आपको एक पॉइंट बोला ना, मैं दिल्ली की राजनीति से उसको जोड़ रहा हूँ। सिर्फ इंडिया गठबंधन के एक नेता राम मंदिर के, अरविंद केजरीवाल। मेरे को डर है कि उसका भी रिपरकेशन मुसलमान समाज का दिल्ली में न देखने को मिले। मैं ये भी कह रहा हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि जो लड़ाई है अब इंडिया गठबंधन के नेताओं की, वो ये है कि कौन ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट बटोरता है, फिर जाति का एक कॉम्बिनेशन बना लेता है। मैं राम मंदिर के लिए तो चलिए एक पल के लिए मान भी सकता हूं कि मुसलमानों को ये लगता हो कि भाई हम अग्रीव्ड पार्टी हैं, हमारी मस्जिद खड़ी थी,
तो वहां ये लोग बच जाने से बचते हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां, अगर वो ऐसे ही सोचती हैं तो। लेकिन कुंभ में जाने से मुसलमान क्यों नाराज हो जाएगा? इसलिए साल से लग रहा है, इसलिए नाराज हो जाएगा कि इसी नैरेटिव की राजनीति आप लड़ रहे हैं ना। आप मुस्लिम साइकी को नहीं समझते। जो भी ये सवाल करता है, उसको चाहिए ऐसा हिंदू जो हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो, हिंदू प्रतीकों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो। जरा भी जहां हिंदू या सनातन धर्म का लेश मात्र भी असर दिखाई दे, प्रतीक दिखाई दे, उसके खिलाफ आप खड़े होइए, तब हम आपके साथ खड़े हैं। ये शर्त है। और ये अखिलेश यादव को अच्छी तरह से पता है। आजकल ज़्यादा संकट में है। कांग्रेस पार्टी देश भर में मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। मुसलमानों को लग रहा है कि अगर बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर हराना है तो कांग्रेस के साथ खड़े होना होगा। क्षेत्रीय पार्टियों के बस का नहीं है। वो किसी राज्य में हरा देंगे, किसी में जीत जाएंगे, ये इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई लड़ सकता है तो कांग्रेस। आप इस आर्गुमेंट से कन्विंस हैं कि अखिलेश यादव इसलिए कुंभ नहीं जा रहे या ऐसा कोई काम नहीं करते, राम मंदिर नहीं जाते, कि मुसलमान नाराज नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और मुलायम सिंह यादव एक बार झेल चुके हैं इस बात को। मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह को जब वो सरकार के अंदर शामिल किए, कल्याण सिंह को लेकर उन्होंने साथ में सरकार बनाई, जब कल्याण सिंह जी ने नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी, उस चुनाव में मुसलमान उनसे बिल्कुल अलग हो गया। कल्याण सिंह तो मुसलमानों के लिए विलेन है ना। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है वो आज के मतलब 2025 में अगर भारतीय मुसलमानों का कोई सबसे बड़ा, माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, राजनीतिक दुश्मन या राजनीतिक विरोधी है तो पहला शख्स कौन है? वो योगी आदित्यनाथ है। इसको भूलिए मत। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की राजनीति की लाइन इतनी लंबी खींच दी है, इतनी बड़ी खींच दी है कि उसको छोटा करना अब बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अखिलेश जी से कौन कह रहा है कि वहां जाके योगी जी की तारीफ करो? अरे कुंभ आया, जाना का ही तो लफड़ा है, जाना ही तारीफ का स्टेटमेंट है। देखिए उम्मा क्या, इस्लामिक ब्रदरहुड क्या है? जैसे सर ने कहा क्लोज कॉर्पोरेशन है, इनका ब्रदरहुड दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ नहीं होता। जो इस्लामिक ब्रदरहुड और उम्मा का कॉन्सेप्ट है वो मुसलमान ही मुसलमान से दोस्ती करेगा। और आप लेफ्ट लिबरल को 1940, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सर ने दो एग्जांपल दिए कि हमारा बंटवारा क्यों हुआ, गंगा जमनी तहजीब थी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर गंगा जमनी तहजीब थी तो मुगल आक्रांता जब आए तो उन्होंने जबरदस्ती हिंदुओं को क्यों इस्लाम के अंदर कन्वर्ट कराया? भाई गंगा जमनी तहजीब तो तब भी होनी चाहिए था। तब आप नए एग्जाम्पल देते हो, तब आप मुगलों के लिए ये बोलते हो कि देखिए ये हमारे लोग तो जो है 700-800 साल रूल करके गए, आगे भी बहुत अलग आए हैं सर, वो अलग कहानी चली जाएगी। मैं मानता हूं, लेकिन आप देखिए फ्लो देखिए, चेन ऑफ इवेंट्स देखिए। अखिलेश जी 20% मुसलमान से जीत जाएंगे क्या? सब कुछ कर लेंगे क्या यूपी में? फिर वो जातियों का वोट लेंगे, फिर वो जाति पर आएंगे, फिर वो कुछ ऐसी कम्युनिटीज के ऊपर आएंगे जिनके बड़े नेताओं को उतार सके। फिर सरकार के मंत्रियों ने मैं उप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट देख रहा था ब्रजेश पाठक का, खुल के कहना शुरू कर दिया कि आप मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए कुंभ में आने से बच रहे हो। तो ये टैग लगेगा ना, इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए उनको। लगा ये टैग, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा मैजिकल फॉर्मूला है कि चुनाव में आके वो जो 3-4 जातियां उनके साथ लामबंद हो जाती हैं। आपने जो मूल प्रश्न कहा कि वो कैबिनेट बैठक राजनीतिक बैठक थी, कैबिनेट बैठक गवर्नेंस की बैठक होती है, पार्टी की बैठक नहीं थी। कुछ दिनों पहले अयोध्या भी हुई थी कैबिनेट मीटिंग, एक अयोध्या में पूरी बस में बैठ के गए थे। और अगर आप देखें तो कुंभ तो बेडरॉक रहा है इन सब चीजों का। राम मंदिर आंदोलन की बड़ी बड़ी देवरा बाबा का भाषण, दीदी भाई रत्नमाषण यहाँ से हुआ। वीएचपी की फॉर्मेशन डिक्लेयर हुई 1964 में हरिद्वार कुंभ से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हुई प्रयाग कुंभ से। झांसी की रानी रुकी बार 1857 की क्रांति के बहुत सारे डिस्कशन। तो कुंभ तो रहा है, बेडरॉक रहा है इन सब चीजों के डिस्कशन का। तो आए वो भी डिस्कशन करें, अपनी पार्टी को कैसे बढ़ाना है, आके मिले। बड़ी टाइट स्पेस में फंसा लिया अखिलेश यादव ने। एक लाइन कहना चाहता हूं सौरभ, अगर आप अनुमति दे तो। एक लाइन मेरी ये है कि कुंभ राजनीतिक सामाजिक उत्थान इसका केंद्र तब से रहा है जब से अनादिकाल से चला रहा है। आदि शंकराचार्य ने इसीलिए इसकी शुरुआत की थी कि सनातन के लोग सब एक दूसरे से मिले। अंग्रेज कुंभ से डरते थे क्योंकि उनको लगता था इतने सारे लोग जमा हैं, अगर ये कहीं क्रांति कर देंगे, रेवोल्यूशन कर देंगे तो क्या होगा। अंग्रेजों को लगा कि इसके अंदर इकोनॉमी है। तो 80s के अंत में आते आते मेरे ख्याल से 1857 के बाद 1870 का जो कुंभ हुआ था उसमें उन्होंने टैक्स लगाया, उसमें उन्होंने दुकानें की। और कितना कमाया उन्होंने? 50,000 रुपए उस जमाने में, 50,000 रुपए। नहीं, और इतना ही नहीं, ये अफवाह फैलाई गई कि अगर कुंभ में इतने लोग इकट्ठे होंगे, कुंभ होगा तो फिर जापान जो है बम गिरा देगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। सर मैं जरा इस हादसे पर एक अपडेट दे दूं, अभी कुछ नई जानकारी आई है। जलगांव रेल हादसे में एक नया अपडेट ये आ रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद यात्रियों ने चेन पुल की थी
और उसके बाद वो कूदे थे और उसके बाद सामने से दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। तो इसमें जो एक नई इन्फॉर्मेशन है, और मैं फिर तस्वीरें आपको बाकी मिश्रित कर सकती हैं, क्योंकि हमारे पास रियल टाइम तस्वीरें आती हैं, तो कई बार उसमें से जो हिस्सा जो है एडिट हो जाना चाहिए, कई बार चूक से, त्रुटि से, जल्दबाजी में वो रह जाता है। हम कोशिश करेंगे ऐसी कोई पिक्चर आपकी स्क्रीन पर ना जाए। लेकिन अब ये पता चला कि चेन पुल की गई थी, तो ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई थी। ट्रेन पूरी तरह से रुकी क्या नहीं रुकी ये तो नहीं पता, लेकिन सामने से ट्रेन एक ज़रूर आ रही थी, उसकी चपेट में लोग आ गए। और अपडेट का इस पर अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो मैं आपको देता हूँ। हम बात कर रहे हैं कुंभ से राजनीतिक मैसेज, इससे अखिलेश यादव की परेशानी। सर, इस वक्त जितने आप पॉलिटिकल विरोधी हैं बीजेपी के, वो देखें वो उनकी क्या पॉलिटिक्स चल रही है। बेलगावी में कल कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा मजमा लगा हुआ था कि महात्मा गांधी ने बेलगांव में ही एक बार उनकी अध्यक्षता में वहां अधिवेशन हुआ था, उसके 100 साल पूरे हुए। तो जय बापू जय भीम जय संविधान नाम से वो कार्यक्रम रखा है। राहुल गांधी उसमें नहीं के बताएगा, उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। आज उनकी दिल्ली में रैली होनी, मुझे चेक करना पड़ेगा शुरू हुई है कि नहीं हुई। वो चल रहा था वहां पे कि लाइव आएगी, थोड़ी आएगी ना, मतलब हाँ, कल तो नहीं था राहुल गांधी, आज वो यहाँ आएंगे। तो वहां पर मैसेज क्या है सर, ये तो बीजेपी वालों के लिए कि ये तो मनुवादी है और ये पिछड़ों के दुश्मन है। वहाँ जो भाषण हुए, जितने भाषण हुए, प्रियंका गांधी ने फिर वही संविधान की बात की कि मेरा भाई रोज संविधान के लिए लड़ता है और संविधान के लिए अपनी जान भी दे देगा। तो वो भी कन्विंस्ड हैं कि ये इनके हिंदुत्व को रोका जा सकता है, तो ये लाल किताब लहरा के रोका जा सकता है। उससे तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका बैकग्राउंड साफ हो, क्लीन स्लेट के साथ इस तरह के मुद्दे के साथ आए, तो उसका असर होता है। जिसने इमरजेंसी लगाई, और सब बातें छोड़ दीजिए, इमरजेंसी का प्रस्ताव कैबिनेट में बाद में प्रस्ताव पास हुआ, पहले इमरजेंसी लगा दी गई, वो संविधान की बात करे तो कौन मानेगा। और इमरजेंसी इतनी पुरानी नहीं हुई है कि लोग बिल्कुल भूल गए हों कि क्या हुआ था उस समय। तो इसलिए ये मुद्दा जो है कांग्रेस का नहीं चलने वाला है। दूसरी बात यह है कि आप इंदिरा गांधी, कांग्रेस में अगर कोई पॉलिटिकल समझ वाला होता तो इंदिरा गांधी की पॉलिटिक्स देखता। पूरे जीवन में, खास तौर से जब तक वो प्रधानमंत्री रही, कभी बीजेपी को या जनसंघ को वो उन्होंने हिंदू पार्टी या हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं कहा। वो हिंदुत्व का स्पेस बीजेपी या जनसंघ को नहीं, उनको खुद को हिंदू कहने में शर्म नहीं आती थी, क्योंकि नहीं वो तो खूब नहीं, वो दोनों तरफ खेलती थी। जब चाहती थी हिंदू हो जाती थी, जब चाहती थी सेकुलर हो जाती थी। तो इसलिए जो है वो ये खेल जो है हमेशा ये बैलेंसिंग करती रहती थी, और 1983 तक उन्होंने किया। अच्छा, दिल्ली जीतने के लिए, जम्मू कश्मीर जीतने के लिए ये काम वो करती रहती थी। अब पूरे विपक्ष ने जो हिंदुत्व का स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस कहें अगर, वो पूरी तरह से पूरी फील्ड छोड़ दी है बीजेपी के लिए। वहां कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं बीजेपी का। तो इनके पास क्या बचता है? मुसलमान वोट और हिंदुओं को जाति में बांटने का एजेंडा, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो हिंदू अगर जाति में बटेगा तो मुस्लिम वोट के साथ फायदा होगा इनको, और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ये बटने ना पाए। बटोगे तो कटोगे का नारा इसीलिए था कि जातियों में मत बटो, तुम्हारी असली पहचान, वास्तविक पहचान, सबसे बड़ी पहचान जो है वो हिंदुत्व की होनी चाहिए। जाति इस समाज की सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और कोई नहीं कह रहा कि आप अपनी जाति पहचान को, उसकी अस्मिता को भूल जाइए। कहा यह जा रहा है कि जब चुनने का समय आए कि जाति की अस्मिता को चुने या अपने धर्म की, सनातन धर्म की अस्मिता को चुने, तो आप सनातन धर्म को चुनिए, क्योंकि सनातन धर्म में सभी जातियों का स्टेक है। जाति की बात करेंगे तो अलग अलग जातियों का अलग अलग स्टेक है, अलग अलग महत्वाकांक्षा है। लेकिन जब आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो फिर राष्ट्रवाद की बात आती है। और कांग्रेस पार्टी ने, अगर बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ा होता, 1948 में पहली बार वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गए। वहाँ उन्होंने कहा कि आज जो परिस्थिति है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन भविष्य का भारत वैसा ही होगा जैसा अतीत का भारत था। हमें अपने राष्ट्रवाद को मजबूत करना पड़ेगा। ये नेहरू का भाषण है। राहुल गांधी ये भाषण देने की हिम्मत कर सकते हैं आज?
अच्छा, वैसे तो राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी को भी लोगों ने मतलब ये कहते हैं कि उन्होंने भी मुस्लिम तुष्टीकरण किया, शाहबानो प्रकरण की हम लोग इतनी बात करते हैं, लेकिन अयोध्या तो वो भी गए थे। राम मंदिर का ताला खुलवाने का उनके ऊपर उन्होंने कोशिश की इंदिरा गांधी वाला काम करने की, दोनों नावों की सवारी करे और उसमें बीच में डूब गए। उनकी पॉलिटिक्स बड़ी शॉर्ट लिव्ड रही, वो उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद क्या 5 साल ही उसका, मगर जो भी हो वो भी कोशिश तो कम से कम ये भी कर रहे थे ना, मैं दोनों को साथ लेके चलूं। यहां तो ऐसा लगता है कि एक पक्ष छोड़ ही दिया गया पूरा। हाँ, मान लिया है कि ये तो हमारे साथ नहीं आया, या इस पक्ष की ओर जाएंगे तो दूसरा पक्ष चला जाएगा। बट सौरभ, इसके पीछे एक और राजनीति, मैं एक लाइन इसमें जोड़ना चाहूँगा। इसके पीछे ये राजनीति है कि हिंदुत्व की काट जाती है, दूसरा उनको ये लगता है कि इस समाज में ऐसा लिबरल तबका है हिंदुओं के अंदर जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी की पद्धति को या भारतीय जनता पार्टी को चीजों को पसंद नहीं करता। अगर हम उसको अट्रैक्ट करेंगे, एंटी मोदी या एंटी बीजेपी वोट बैंक जिसको कहा जाए, तो हमारा एक विनिंग कॉम्बिनेशन मुसलमान और वो है सर बन सकता है। बिल्कुल वो है वोट, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वरना ये पार्टियां सर्वाइव और 20% तो मरे से मरे टाइम पे कांग्रेस लेती है। और अर्थमेटिक ये देखिए ना, अब अगर आप सब जोड़ेंगे तो बोलते हैं ना कि 50% या ज्यादा हो जाएगा एंटी बीजेपी या एंटी, जितने वोट पोल हुए उसके हिसाब से मत देखिए, ये देखिए कुल मतदाता कितने हैं, तो उसके 50% बीजेपी को मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है अर्थमेटिक के हिसाब से हम उनको हरा सकते हैं। ये नैरेटिव लेकिन इसमें भी एक कैच है। इसमें आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है या वो एक ऐसा भी है समाज में तबका जिसको इतना ओवर्ट हिंदू नहीं अच्छा लगता, शायद वो अपने आप को लिबरल मानता है, अपने आप को प्रोग्रेसिव समझता है, उसको लगता है और बातें होनी चाहिए, आप डेवलपमेंट की बात ज्यादा करो, ये सारी बातें सनातन की इतनी बातें मत करो। लेकिन उसको ये कैसे पसंद आएगा जब राहुल गांधी कहते हैं आई एम फाइटिंग द इंडियन स्टेट? उसको ये कैसे पसंद आ जाएगा जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की आजादी नहीं है? ही हैज अ ब्रेन, उसके बाद दिमाग भी है, उसको देखता भी है। हाँ, और आजकल देखता भी है। इंफॉर्मेशन का ऐसा जो है पूरी क्रांति है कि घर में बैठे आपको हर खबर मिलती है, हर चीज के बारे में जानकारी होती है। ऐसा नहीं कि सुबह उठेंगे अखबार में जो छपा होगा वही आपको पता चलेगा। और ये सरकार हिंदू के अलावा कुछ और भी कर रही होगी ना, अपना काम भी तो कर रही होगी। नहीं, आज ही देखिए ना, वो भी कहीं ना कहीं दिख रहा होगा उसको। पर आज ही देखिए ना, आज आपने कई सारे एक्सप्रेसवे को जोड़ दिया, आपने 7 जिलों को जोड़ के जो है आपने नया एक तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद की बात कर दी, आपने कई सारे मेडिकल कॉलेज खोल दिए, आपने जो है कई अस्पतालों को सैंक्शन कर दिया एक ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर, आपने आईपैड और टैबलेट बांटने की बात कह दी। तो ये चीज विकास ये तो शांतनु बता देंगे, हम सबका यूपी से कनेक्शन है। मतलब यूपी कोई भी जाता है, बाहर से कोई भी आता है किसी और राज्य से, वो इंप्रेस होता है पहली चीज सड़कें देख के। बिल्कुल, मैं ऐसी कनेक्टिविटी बनी हुई है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जो गोयल सर हैं, उनका ट्वीट देख रहा था अभी 2 वीक पहले, मुरादाबाद में 16वां एयरपोर्ट ओपन हो गया, जो पब्लिक एयरपोर्ट ओपन हो गया। आपका जेवर जो हमारे बिल्कुल पास, हम सबके बिल्कुल काम आएगा, उसमें इंडिगो की फ्लाइट टचडाउन हो गई 3 हफ्ते पहले, और अप्रैल में वहाँ पे पैसेंजर फ्लाइट शुरू हो जाएगी। तो ये सब भी चल रहा है, कुंभ भी चल रहा है। और इस समय आपके चीफ सेक्रेटरी, पूरी सीएम की टीम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में है, और यहाँ पे कुंभ भी चल रहा है, तो वो सब भी साथ में चल रहा है। वो आप देख नहीं पा रहे। उदाहरण दे रहा हूँ, एक सज्जन जानने वाले हैं, बिहार से आए, मिलने आए थे अभी 15-20 दिन पहले की बात। तो वो साहिबाबाद में उतरे और वहाँ से उनको कोई सवारी नहीं मिल रही थी, तो एक मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा था, तो उससे लिफ्ट मांगी, देने को तैयार हो गए। पूछा नाम क्या है, तो यादव बताया। तो उनको लगा कि ये समाजवादी पार्टी के समर्थक होंगे, मुलायम सिंह की, अखिलेश यादव की तारीफ करना शुरू किया और चुपचाप सुनते रहे। तो उनका जब नहीं रहा गया तो पूछा आप तो समाजवादी पार्टी के समर्थक होंगे? उनका बिल्कुल नहीं, हम योगी जी के साथ हैं। उन्होंने कहा क्यों? बोले ये देख रहे हैं ना मोटरसाइकिल मेरी, मैं इसको लेकर अभी रात में 12 बजे झांसी तक चला जाऊं, मुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं पूछेगा। शाम के बाद उस अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के राज में मुश्किल था निकलना। तो मेरे लिए अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के। कभी कभी सर ये भी लगता है 2 बातें, कि एक तो ऑपोजिशन जो बात कह रहा है, जैसे आप बार बार कहते हैं कन्विक्शन तो हो, अपनी विजय योगी जी में कन्विक्शन है, मैं हूँ सनातनी, मैं हिंदू हूँ, धार्मिक हूँ, एक धार्मिक गद्दी पर बैठा हूँ तो हूँ। वो आप अगर जाति का ही बात भी करना चाहते हो तो उसमें भी कन्विक्शन होनी चाहिए, जैसे मोदी जी का बताऊं। दूसरा ऐसा लगता है कि
एक चीज में आप कम से कम कोशिश कर सकते हो बीजेपी को टक्कर देने में, उतनी मेहनत तो करो, उतनी रिसर्च तो करो। अब जैसे मेरे साथी ने रिसर्च ला करके दी, नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को कुंभ जाएंगे। अब 5 फरवरी क्यों? प्राइम मिनिस्टर उस दिन फ्री है इसलिए जा रहा है क्या? नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो टाइम निकालेगा अपने हिसाब से। 5 फरवरी को क्यों जा रहा है? इसलिए क्योंकि पूरा नहीं, दिल्ली का चुनाव है, सबसे बड़ी बात दिल्ली के अंदर वोटिंग है। उस दिन की उस दिन का धार्मिक महत्व भी है। अगर क्योंकि उस दिन आरोप लगेंगे प्राइम मिनिस्टर चले गए, देखो वोटिंग चल रही है, वो जाके स्नान कर रहे हैं, टीवी पे लोग दिखा रहे हैं। 5 फरवरी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ दिन है, तप ध्यान साधना करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। तो वो पंडितों से भी निकल आई हुई है तारीख कि 5 तारीख को क्या है। आप यू हैव टू बी सो मेटिकुलस। आज की पॉलिटिक्स में हर बात का जवाब होना चाहिए आपके पास। अब राहुल गांधी के कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार ने जाति जनगणना करा रखी है, कास्ट सेंसस करा रखा है। अभी 4 दिन पहले कैबिनेट में रखना था, सब जगह खबर छपी कि कांग्रेस आला कमान ने मना कर दिया, मत रखना, नहीं लड़ाई हो जाएगी। 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस सरकार ने ये करवाया था सर्वे। आज तक उसको पब्लिश करने की हिम्मत नहीं। आप दुनिया भर में गाते हो मैं कास्ट सेंसस कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा, इसी पार्लियामेंट में पास कराऊंगा। जहां हो वहां करा दो ना, करा दो, टेबल करो। बट ये मत भूलिए कि 2011 की जनगणना में भी कास्ट सेंसस हुआ था सर, लेकिन उसकी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई थी। केंद्रीय स्तर पर कास्ट सेंसस हुआ था। उस पर तो बाकायदा बयान है चिदम्बरम का कि ये हो ही नहीं सकता, इतना कॉम्प्लेक्स इशू है। एक जाति सेंटर में जो है ओबीसी में है, दूसरे राज्य में जो है वो अपर कास्ट में है, जो अपर कास्ट में इस राज्य में है, दूसरे राज्य में ओबीसी में है। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है। और अंग्रेजों ने मतलब जो शुरू किया था वहां से अब कितने हजार जातियां हो गई, कहां से नई जातियां पैदा हो गई, ये कोई बताने वाला नहीं है। सर आज एक खबर जो है काफी बड़ी हो गई है, तो इस पर और अपडेट मैं व्यूअर्स को दूंगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, शांतनु जी, दीपक जी, बहुत धन्यवाद आपका।